आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का जो नोट्स है, ई बुक है। देखिएगा, जीव विज्ञान बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश। आपको इसमें क्या मिलेगा? दोनों मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो में कौन कौन सा चैप्टर है वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें आपको मिलेगा मनुष्य का पाचन तंत्र, मानव शरीर उदित परिसंचरण, मानव कंकाल तंत्र, ठीक है। 4 नंबर में मिलेगा मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र। 7 नंबर में मिलेगा अंतःस्रावी ग्रंथियां, मानव प्रजनन तंत्र, कोशिका। और उसके बाद मिलेगा उत्तक, पोषण और पादप जगत, ठीक है। इसमें देखेंगे कि पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र क्या है? तो पाचन तंत्र हमारे शरीर की वह जैविक प्रणाली है जिसके द्वारा भोजन को छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में तोड़ा जाता है, ठीक है, ताकि शरीर उन्हें अवशोषित कर सके और ऊर्जा का मरम्मत हो सके, ठीक है, उपयोग के लिए कर सके। पाचन क्रिया में भाग लेने वाले सभी अंग या ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि ऊष्मीय मान, पोषक तत्व और ऊष्मीय मान। प्रोटीन का कितना? 4 कैलोरी प्रति ग्राम। कार्बोहाइड्रेट है जो 4.2 कैलोरी प्रति ग्राम, और वसा है जो 9 कैलोरी प्रति ग्राम। मनुष्य का पाचन तंत्र आप देख सकते हैं। मनुष्य का पाचन तंत्र यहाँ पे मुख गुहिका है, ग्रास नली है, यह आमाशय है, ठीक है। मनुष्य का पाचन तंत्र 2 मुख्य भागों में बटा होता है। पहला आहार नल होता है और दूसरा संबंध पाचन ग्रंथियां होती है, ठीक है। तो हम लोग आहार नाल देखेंगे कि आहार नाल किससे किससे मिलकर बना होता है। तो मुख गुहा से, ग्रसनी से, अन्नालय से, अमाशय या जठरस से, छोटी आंत से और बड़ी आंत से। लास्ट क्या है? उदर गुहा या गुहा भी बोलते हैं हम लोग। आहार नाल की कुल लंबाई लगभग 9 से 10 मीटर होती है, या किसी बुक में आप देखेंगे 8 से 10 मीटर होती है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दीवार 4 मुख्य परतों से बनी होती है। आहार नल की दीवार 4 लेयर होती है। सिरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा, और 4 नंबर है म्यूकोसा। इसमें देखिएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर, ठीक है। जैसे नमक ये सभी होता है ना, खनिज लवण। अब है पाचन ग्रंथियाँ। पाचन ग्रंथियाँ में क्या क्या आती है? तो लार ग्रंथियाँ, अमाशय ग्रंथियाँ, यकृत, पित्ताशय, अग्न्याशय, आंत संबंधी ग्रंथियाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसमें क्या है। इसमें प्रक्रिया है और परिभाषा है। प्रक्रिया क्या? अंतःग्रहण क्या है? तो भोजन को मुंह में लेना क्या कहलाता है? अंतःग्रहण कहलाता है। मुंह में भोजन भोजन को मुंह में लेना क्या कहलाता है? अंतःग्रहण। पाचन क्या है? तो भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ना। सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। अवशोषण क्या? पोषक तत्वों को रक्त में लेना। अभिशोषण तो रक्त के पोषक तत्वों का उपयोग करना अभिशोषण कहलाता है। नि निस्सारण तो अपाच्य पदार्थों का बाहर निकालना क्या कहलाता है? निस्सारण कहलाता है। मुख गुहा क्या है? मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है और भोजन के प्रवेश, चबाने या स्वाद पहचानने या निगलने में मुख्य क्रियाएं यही है। कौन सा? मुख गुहा, ठीक है। मुख गुहा की संरचना क्या क्या है? तो मुख गुहा का संरचना हम लोग देखेंगे कि मुख गुहा का जो स्वरूप है वो मनुष्य का मुख एक दरार जैसे खुले भाग में मिलता है और दोनों जबड़ों के बीच में स्थित गुहा में खुलता है। यही क्या कहलाता है? मुख गुहा कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? मुख गुहा कहलाता है। मुख गुहा के ऊपरी भाग को तालु कहते हैं। यह ऊपरी और निचले जबड़ों से घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 होठ ऊपरी एवं निचले होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जीव। जीव क्या है? तो जीव मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी, मांसल और अत्यंत हलचलशील रचना है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है जबकि पिछला भाग मुख गुहा के फर्श से जुड़ा होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे इसका एक भाग दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्वाद कलियां, ठीक है। स्वाद कलियां क्या है?
स्वाद कलियां, जीभ की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार होते हैं जिन्हें पैपिली कहते हैं। इन्हीं पैपिली के भीतर स्वाद कलियां उपस्थित होती हैं और इन्हीं पैपिली के भीतर स्वाद कलियां होती है उपस्थित होती है जो विभिन्न स्वादों को पहचानती है। पैपिली के प्रकार एवं स्वाद पहचान क्या होता है। फर्स्ट ना, फिलीफॉर्म पैपिलिया, सबसे अधिक संख्या में नुकीले और खुरदरे होते हैं। स्वाद कलियों की उपस्थिति टेस्ट वर्ड्स नहीं होते हैं। फंगीफोर्म पपलिस, मशरूम के आकार के अग्रभाग पर होती है, यह टेस्ट बर्ड्स होते हैं। सरक्यूम वैलेट पपली, ये बड़े आकार के या भी आकार में पीछे की ओर होते हैं। ये टेस्ट बर्ड क्या होते हैं, अधिक संख्या में होती है। और फैलिड पैपिल, किनारों पर पत्तीनुमा रूप में टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो बच्चों में क्या होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं। अब देखेंगे कुल संख्या। यहाँ पे कुल संख्या क्या है। मानव जीभ पर कुल 2000 से 8000 टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। स्वाद पहचान का स्थान क्या है। स्वाद क्या है, जीभ का अग्रभाग। मीठा क्या है, अग्रभाग में रहता है। खट्टा जीभ के किनारे में, कड़वा पिछला भाग में, नमकीन बगल प्लस अग्रभाग में। और उमामी स्वाद प्रोटीन जो जीभ के मध्य भाग तथा संपूर्ण सतह पे हल्का वितरण होता वह स्वाद कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से है। उमामी पांचवा स्वाद है जिसे हम स्वादिष्ट के रूप में, जिसे प्रोटीन रिच टेस्ट के रूप में पहचानते हैं। एमएसजी मोनोसोडियम ग्लूटामेट जैसे पदार्थों में महसूस होता है। जीभ के कार्य फंक्शंस ऑफ टंग्स, भोजन को मिलाने और पलटने और निगलने में सहायक है। जीभ का कार्य स्वाद पहचानते हैं। वाणी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका, जैसे हम बोलते हैं। भोजन को लार के रूप में मिलाकर बोलस बनाती है। क्या बनाती है, बोलस बनाती है। ये देखिएगा उमामी है। ठीक है, ये स्वीट है मतलब मीठा, अस्लेटी मतलब नमकीन, ये स्वर मतलब खट्टा, और विटल मीन्स तीता। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दांत के बारे में। दांत की परिभाषा। दांत मुख के अंदर स्थित कठोर संरचनाएं हैं जिनका मुख्य कार्य भोजन को काटना, चबाना, पीसना और दांत की मुख सुंदरता, बोलचाल, चेहरे के आकार को बनाए रखने में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दांतों का प्रकार कौन है। काटना, फाड़ना, चबाना, बोलने में मदद करना और सपोर्ट करना। जैसे भोजन के बड़े हिस्सों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना क्या कहलाता है, काटना कहलाता है। मांस जैसे कठोर पदार्थों को फाड़ना कहलाता है। भोजन की अच्छी तरह पीसकर नरम करना चबाना या पीसना कहलाता है। कुछ शब्दों का उच्चारण दांतों की सहायता से होता है, उसे बोलने में मदद होती है। सपोर्ट गालों और चेहरे का आकार बनाए रखते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट में काम आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दांतों का प्रकार। दूध के दांत, कुल दांत 20 होते हैं। 6 से 8 महीने में आने लगते हैं, 6 से 12 वर्ष में गिर जाते हैं। और सेकेंड अस्थाई दांत है। कुल संख्या 32 है। पूरे जीवन साथ रहते हैं यदि देखभाल अच्छी हो तो। अगर देखभाल अच्छी नहीं हो तो जवानी में ही दांत खत्म हो जाते हैं। यहाँ दांत की संरचना। दांत दो मुख्य भागों में बटा होता है। पहला मुकुट भाग, दांत का ऊपरी चमकीला हिस्सा है, इनामेल से ढका रहता है। ठीक है, और सेकंड बी है जिसको बोलते हैं जड़, रूट, मसूड़ों में धंसा रहता है, दांत को मजबूती से पकड़े रखता है। अगला दांत की परतें। ठीक है, दांत की परतें इनामेल, दांत की सबसे बाहरी परत है इनामेल, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। 96% इनऑर्गेनिक पदार्थ जैसे कैल्शियम, फास्फेट नॉन लिविंग टिश्यू है, एक बार नष्ट होने पे तो वापस नहीं बनता। ठीक है, दूसरा है डेटिन, इनामेल के नीचे स्थित मजबूत परत हल्का पीले रंग की है। लिविंग टिश्यू कुछ हद तक रिपेयर होता है। पल्प कैविटी मतलब पल्प गुहा, दांत का सबसे भीतरी हिस्सा है। नसें प्लस रक्त वाहिकाएं होती है। दांत का दर्द इसी से महसूस होता है। किससे, पल्प गुहा से। ठीक है, पल्प गुहा से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सीमेंटम। सीमेंटम क्या है, तो दांत की
दांत की जड़ को ढकने वाली परत है और दांत को सॉकेट में पकड़ कर रखती है। अब देखिएगा यहाँ पे दांत कितने कितने, ये नाम है, ये बच्चों की संख्या है, बड़ों की संख्या है, मुख्य कार्य है। कृंतक दांत, इसमें 8 दांत होती है, बच्चों में 4 ऊपर और 4 नीचे, बड़ों में 8 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे। इसका कृंतक का काम क्या है? काटना। रत्नक जिसको केनाइन बोलते हैं, 4 दांत होती है, 2 ऊपर 2 नीचे, बड़ों में भी 4 दांत होती है, 2 ऊपर 2 नीचे। और इसका काम क्या है? फाड़ना। अग्रचवर्णक दांत क्या है? तो बच्चों में नहीं होते हैं और बड़ों में 8 होते हैं, ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे। इसका कार्य क्या है? चबाना। चवर्णक या दाढ़, 8 होते हैं बच्चों में, 4 ऊपर 4 नीचे, और बड़ों में 12 होते हैं, 6 ऊपर और 6 नीचे। इसका काम होता है पीसना। कुल टोटल बच्चों में 20 दांत होते हैं, 10 ऊपर 10 नीचे, और बड़ों में 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे। और कार्य क्या है? भोजन चबाना, पचना आसान बनाने। ठीक है। नेक्स्ट है अग्रदंती शिखर। अग्रदंती शिखर दंती, दांत जबड़े की ऊपरी सतह पर सीधे चिपके होते हैं। जैसे उदाहरण टेलोसेट फिश, अग्निमीड लिजार्ड, कैमेलियन। इसमें फास्फदंती, दांत जबड़े के भीतर पार्श्व दीवार से जुड़े होते हैं। ठीक है, उदाहरण लिजार्ड, इगुना, गार्डन लिजार्ड, इस टाइप में जो एग्जांपल दिया हो इसमें रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गर्त दंती। गर्त दंती क्या है? कि दांत जबड़े में गहरे सॉकेट, गर्त या खांचे में धंसे होते हैं, इस टाइप के। ठीक है, उदाहरण में क्रोकोडाइल्स, ठीक है, क्रोकोडाइल्स, मेमेलिस जैसे ह्यूमंस, डिनोसॉर्स। दांतों का क्रिटिकल पीएच स्तर यानी पीएच मान 5.5 से नीचे जाते ही दांतों के गलने सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है डीमिनरलाइजेशन या खनिज लवण। तो यह वह प्रक्रिया जिसमें दांतों की बाहरी परत से कैल्शियम व फास्फेट जैसे खनिज बाहर निकल जाते हैं। यह तब होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से नीचे चला जाता है, जैसे अम्लीय वातावरण बनाता है। इसका मुख्य कारण है भोजन में मौजूद शक्कर व बैक्टीरिया द्वारा अम्ल बनाना। लगातार डेमिनरलाइजेशन होने पर दांतों में छेद बन जाता है। ठीक है। सेकंड है रीमिनरलाइजेशन, खनिज पुनः जमता। खनिज क्या होता है? पुनः जमना। यह वह प्रक्रिया है जिसमें इनामेल में खोए हुए खनिज कैल्शियम और फास्फोट द्वारा जुड़ते हैं। यह तब होता है जब पीएच 5.5 से ऊपर रहता है। लार और फ्लोराइड इस प्रक्रिया में तेज और मजबूत बनाते हैं। रेमिनरलाइजेशन दांतों को फिर से सख्त व मजबूत बनाती है। दांतों में सड़न कैसे शुरू होता है? तो भोजन में मौजूद शक्कर पर बैक्टीरिया अम्ल बनाते हैं। सेकेंड, एसिड मुंह में पीएच गिराकर 5.5 से नीचे ले जाते हैं। पीएच गिरते ही डेमिनरलाइजेशन शुरू हो जाता है। इनामेल कमजोर होकर टूटने लगता है। ठीक है। लंबे समय तक कैविटी बन जाने से दांत में छेद होते हैं। ग्रसनी क्या है? मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी एक साझा वाहिका है और जहां से भोजन और वायु दोनों गुजरते हैं। यह पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। ग्रसनी के 2 मुख्य हिस्सा हैं। ठीक है, ग्रसनी के 2 मुख्य छिद्र हैं, पहला निगल द्वार और दूसरा क्या है? कंठ द्वार है। ठीक है, निगल द्वार क्या है कि यह छिद्र भोजन को आगे ग्रास नली में भेजता है। सेकंड, यह भोजन निगला जाता है तो यही मार्ग भोजन को सीधे आहार नाल में ले जाता है। कंठ द्वार क्या है? यह छिद्र हवा को आगे श्वास नली में जाने देता है। यह श्वसन तंत्र का प्रवेश द्वार है। ठीक है। नेक्स्ट है एपिग्लॉटिक्स। एपिग्लॉटिक्स क्या है? एपिग्लॉटिक्स सुरक्षा कवच है। कंठ द्वार के ठीक ऊपर एक पतली ढक्कन जैसी झिल्ली होती है जिसे एपिग्लॉटिक्स कहते हैं।
यह लचीली उपास्थि से बनी होती है। एपिग्लॉटिक्स का कार्य क्या है? तो भोजन निगलते समय अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब मनुष्य भोजन निगलता है तो एपिग्लॉटिक्स नीचे की ओर झुककर कंठ द्वार को पूरी तरह से ढक लेता है, और जब अगर कोई भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता, केवल ग्रास नली में ही प्रवेश करता है। ठीक है, अगर एक साइड ढक लेता है, जैसे श्वास वाला ढक लिया तो नीचे भोजन जा सकता है, भोजन वाला ढकेगा तो हम आसानी से सांस ले सकते हैं। यह एक सुरक्षात्मक तंत्र है जिसे खांसी, घुटन और भोजन फेफड़े में जाने का खतरा नहीं रहता। अगर चल गया बाबू तो फिर सोच लो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। यदि एपिग्लॉटिक्स ना हो तो क्या होगा? भोजन या पानी सीधे श्वास नली में जा सकता है, जिससे गंभीर खांसी, जैसे गोलगप्पा खाते हैं तो आता है ना, दम घुटना, फेफड़ों में संक्रमण हो सकता है। ग्रास नली क्या? ग्रास नली क्या है? तो ग्रास नली एक लंबी पेशीय तथा लचीली नली होती है जो मुख गुहा को आमाशय से जोड़ती है। यह भोजन को ले जाने का केवल मार्ग है, न कि पाचन का स्थान है। अब देखेंगे नेक्स्ट कि भोजन ग्रास नली में कैसे पहुंचता है। मुख गुहा में चबाया गया तथा लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार से गुजरता है। इसके बाद यह भोजन सीधे ग्रास नली में प्रवेश कर जाता है। ग्रास नली की बनावट कैसी है? तो इसकी दीवार स्मूथ मसल से बनी होती है। यह मांसपेशियां संकुचन और शीतलन दोनों प्रकार की क्रियाएं कर सकती है। इसी कारण इसे पेशीय तथा संकुचनशील नली कहा जाता है। क्रमाकुंचन क्या है? तो भोजन को नीचे ले जाने वाली गति है जो क्रमाकुंचन कहलाती है। जब भोजन ग्रास नली में पहुंचता है तो इसकी दीवारें लहरनुमा संकुचन और शीतलन शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्रमाकुंचन कहते हैं। यही संकुचन भोजन को ऊपर से नीचे धीरे धीरे खिसकाते हुए आमाशय तक पहुंचाता है। यह गति भोजन को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध भी नीचे ले जा सकती है, यानी खड़े हो, लेटे हो, उल्टा हो तो भोजन कहाँ जाएगा? नीचे ही जाएगा, ना कि अगर आप सो करके खा रहे हैं तो भोजन इधर उधर चला जाएगा। ग्रास नली में पाचन क्यों नहीं होता? क्वेश्चन है कि ग्रास नली में पाचन क्यों नहीं होता है? तो ग्रास नली में कोई पाचक रसायन है तो फिर पाचन होगा कहाँ से? नहीं, यहाँ भोजन के पाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया है, या केवल परिवहन का काम करती है। नेक्स्ट है भोजन के अंतिम गंतव्य आमाशय क्या है? क्रमाकुंचन के माध्यम से भोजन ग्रास नली के अंत में स्थित कार्डियक स्फिंक्टर से गुजरकर आमाशय में पहुंच जाता है। इसके बाद पाचन की अगली प्रक्रिया आमाशय में शुरू होती है। नेक्स्ट है आमाशय। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आमाशय क्या है। यहाँ पे फिगर भी कुछ दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे कि आमाशय क्या है। आमाशय की स्थिति, आमाशय उदर गुहा में शरीर के बाएं भाग में स्थित होता है। यह भोजन को अस्थायी रूप से संग्रहित और अर्धपाचित करने वाला मुख्य अंग है। ठीक है, आमाशय का आकार व संरचना। आमाशय एक द्विपालिका थैली जैसी रचना होती है। यह ऊपर से चौड़ा तथा नीचे की ओर संकरा होता है। इसकी औसत लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। आमाशय के मुख्य भाग, कार्डियक भाग, फंडिक भाग, पाइलोरिक भाग। ठीक है, तो कार्डियक भाग क्या है? यह आमाशय का अग्र ऊपरी भाग होता है। इसी भाग से ग्रास नली जुड़ी होती है। फंडिक भाग क्या है, या फुंडिक भाग बोल सकते हैं। यह कार्डियक और पाइलोरी के बीच स्थित मध्य भाग है। इसमें भोजन अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। पाइलोरिक भाग क्या है? यह आमाशय का निचला और पिछला भाग है। पाइलोरिक छिद्र के माध्यम से भोजन छोटी आंत में भेजा जाता है। यहाँ आमाशय की आंतरिक संरचना। आमाशय की भीतरी सतह पर एकल परत वाली स्तंभाकार उपकला होती है। यह परत कई स्थानों पर अंदर की ओर धंसी हुई दिखाई देती है। इन्हीं धंसे हुए क्षेत्रों से छोटी छोटी नलिकाकार संरचनाएं बनती है, जिन्हें हम लोग जठर ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, जठर ग्रंथियां क्या है? यह ग्रंथियां आमाशय का पाचक रस जठर रस बनाती है। जठर ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। श्लेष्मा, फर्स्ट क्या है? श्लेष्मा, सेकेंड भीतीय
जिसको अम्लजन कोशिका बोलते हैं, और तीसरा होता है मुख्य कोशिका। ठीक है, तो म्यूकस श्लेष्मा का स्त्राव करती है। म्यूकस आमाशय की दीवार को अम्ल व एंजाइमों से सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं। ठीक है, भित्तीय या अम्लजल कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करती है। HCl प्रोटीन पाचन एंजाइम को सक्रिय करने में सहायता करता है और भोजन में मौजूद जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। मुख्य कोशिकाएं क्या है, तीसरा नंबर, निष्क्रिय पेप्सिनोजोन बनाती है। HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजोन बदलकर सक्रिय पेप्सिन बन जाता है। पेप्सिन भोजन को प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन में परिवर्तित करता है। यहाँ पे देखिएगा क्या क्या चेंज होता है, उसी को हम लोग देखेंगे। यह है स्त्राव एंजाइम है। ठीक है, स्त्राव एंजाइम है। किस कोशिका से बनता है, किस प्रकार कार्य करता है, क्या परिवर्तन करता है, अंतिम उत्पाद क्या है, मुख्य कार्य और विस्तार क्या है। ठीक है, तो पेप्सिनोजोन निष्क्रिय रूप है, मुख्य कोशिकाएं हैं, सीधी किसी पर नहीं, यह निष्क्रिय है। HCl इसे पेप्सिन में बदलता है, अंतिम उत्पाद क्या बनता है, पेप्सिन बनता है। और इसका कार्य क्या किया, पाचन की तैयारी के लिए निष्क्रिय रूप से बनता है ताकि आमाशय की दीवार को नुकसान न पहुंचे। ठीक है, सेकंड क्या है, पेप्सिन सक्रिय एंजाइम। पेप्सिनोजोन HCl की सक्रियता से है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन के लंबे चेन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है, वो क्या कहलाता है, पेप्टोन। और प्रोटीन पाचन की शुरुआत करता है और जटिल प्रोटीन को सरल पेप्टोन में बदलकर आगे के पाचन के लिए तैयार करता। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है कि ये भित्तीय कोशिकाएं हैं। पेप्सिनोजोन भोजन जीवाणु है, पेप्सिनोजोन को सक्रिय करके पेप्सिन बनाता है और भोजन में आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। और पेट में pH है जो 1.5 से 2.5 रखता है, जिससे एंजाइम सही कार्य कर सके। नेक्स्ट है म्यूकस। म्यूकस क्या है, म्यूकस कोशिकाएं हैं, आमाशय की अंदरूनी परत है, दीवार पर सुरक्षा परत बनाता है और HCl और पेप्सिन से आमाशय की दीवार को बचाता है, घर्षण को कम करता है, अल्सर से सुरक्षा व मुख्य कारण म्यूकस का ही है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक लिपेज, जो बोलता है कम मात्रा में। चीफ सेल्स है, ये वसा का काम करता है, वसा का आंशिक विखंडन करता है। फैटी एसिड ग्लिसरॉल और बहुत थोड़ी मात्रा में होती है और वसा का आंशिक पाचन करवाता है और वयस्क मनुष्य में इसकी भूमिका बहुत क्या होती है, कम होती है। और नेक्स्ट है रेनिन। रेनिन क्या है, ठीक है, रेनिन क्या है, तो रेनिन हम लोग देखेंगे कि रेनिन काइमोसिन केवल शिशुओं में पाया जाता है। केवल किस में पाया जाता है, तो केवल शिशुओं में पाया जाता है। जो चीफ सेल्स है या दूध को प्रोटीन केसिन है, दूध के प्रोटीन को क्या करता है, जमाता है। ठोस दही जैसा पदार्थ है, शिशुओं में दूध को जमा कर धीरे धीरे पचने में सहायता करता है और वयस्कों में नहीं पाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए।